तो चलिए आज भारतीय संविधान की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जो इसे इतना खास, इतना अनूठा बनाती है। अच्छा, जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो अक्सर मन में ये एक सवाल आता है, क्या ये बस एक मोटी सी किताब है, नियमों और कानूनों का एक कलेक्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक रूल बुक से कहीं ज्यादा है। ये तो हम भारत के लोगों का खुद से किया गया एक वादा है, एक विजन है, एक सपना है जिसे हम सब ने मिलकर देखा है। और इस वादे को, इस सपने को समझने के लिए हमें सबसे पहले संविधान की आत्मा को देखना होगा, यानी इसकी प्रस्तावना या प्रिएम्बल को। देखिए, ये जो प्रस्तावना है ना, ये असल में 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है जो पूरे संविधान का सार बता देते हैं। पहला पिलर है अधिकार का स्रोत, मतलब सारी शक्ति कहाँ से आती है, और इसका जवाब है हम भारत के लोग। इस देश की असली ताकत जनता है। दूसरा पिलर बताता है कि भारत की प्रकृति कैसी है, उसका चरित्र कैसा है, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी एक ऐसा देश जो अपने फैसले खुद लेता है, समाज के कल्याण को सबसे ऊपर रखता है, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है और जहां शासन जनता का है। और तीसरा पिलर, वो है हमारे लक्ष्य, हर नागरिक के लिए न्याय, विचार की आज़ादी, बराबरी का हक और आपसी भाईचारा। यही तो वो वादे हैं जो हमारा संविधान हमसे करता है। मशहूर संविधान विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है, एक आइडेंटिटी कार्ड। बस इसे पढ़ लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि संविधान क्या है और क्या करना चाहता है। वहीं ड्राफ्टिंग कमेटी के एक बहुत अहम सदस्य थे के.एम. मुंशी। उन्होंने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। जैसे जन्म कुंडली भविष्य बताती है, वैसे ही ये प्रस्तावना देश का भविष्य, उसका रास्ता दिखाती है। और देखिए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट अर्नेस्ट बार्कर ने तो इसे संविधान का कीनोट कह दिया। मतलब वो पहली धुन, वो पहला सुर जो पूरे संगीत का मिजाज तय कर देता है। पर एक दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना की कानूनी हैसियत हमेशा से इतनी साफ नहीं थी। इसका एक पूरा लीगल सफर रहा है। सोचिए, 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान का हिस्सा है ही नहीं। लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। इस एक केस ने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा, नहीं, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, एन इंटीग्रल पार्ट। और इसी फैसले ने इसके महत्व को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। और हाँ, इसी केशवानंद भारती केस से निकला मूल ढांचे का सिद्धांत। ये हमारे संविधान का एक तरह से सुरक्षा कवच है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन इसकी आत्मा, इसकी बुनियाद को नहीं बदल सकती। जैसे कि लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, कानून का शासन, ये सब मूल ढांचे का हिस्सा हैं और इन्हें कोई नहीं छू सकता। तो ये तो थी संविधान की आत्मा। अब चलिए इसके ढांचे की बात करते हैं, यानी इसकी अनुसूचियों की। ये वो हिस्सा है जो शासन का पूरा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क तैयार करता है। जब संविधान लागू हुआ था, तब इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन जैसे जैसे देश की ज़रूरतें बढ़ीं, समय के साथ इसमें और अनुसूचियां जोड़ी गईं और आज इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई हैं। ये अनुसूचियां असल में करती क्या है? ये शासन की छोटी बड़ी हर डिटेल को संभालती हैं। जैसे 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं को मान्यता दी गई है। 10वीं अनुसूची दल बदल को रोककर राजनीतिक स्थिरता लाती है। और 11वीं 12वीं अनुसूचियां तो पंचायतों और नगर पालिकाओं के जरिए लोकतंत्र को गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाती हैं। तो हमने संविधान की आत्मा और उसके ढांचे को समझ लिया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसके डीएनए पर। मतलब ये बना कैसे, कहां-कहां से इसे बनाने की प्रेरणा मिली। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक कमाल का काम किया। उन्होंने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, परखा, समझा। लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा, कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक ढांचा लिया गया, वो था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी बना। और यहाँ देखिए कितना शानदार संगम है। हमने सरकार चलाने का संसदीय सिस्टम तो ब्रिटेन से लिया, लेकिन जब बात नागरिकों के हक की आई तो हमने अमेरिका से प्रेरणा ली और मौलिक अधिकारों को अपनाया। इसी तरह देश को एक रखने के लिए मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का आइडिया हमने कनाडा से लिया।
तो वहीं समाज के कल्याण और आर्थिक न्याय के लिए जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, उनकी प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से मिली। ये सिर्फ नकल करना नहीं था, ये दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को चुनकर उन्हें भारत की मिट्टी और यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से ढालने की एक कोशिश थी। चाहे वो फ्रांस से मिली स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा हो, या फिर जर्मनी से आपातकाल के प्रावधान। तो सार ये है कि भले ही हमारे संविधान का डीएनए ग्लोबल हो, उसकी प्रेरणाएं दुनिया भर से ली गई हों, लेकिन आखिर में जो दस्तावेज बनकर तैयार हुआ वो पूरी तरह से भारतीय है। ये कोई उधार लिया हुआ थैला नहीं, बल्कि एक सोचा समझा भारतीय समाज के लिए बनाया गया संविधान है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। संविधान में लिखे वो महान आदर्श और आज की जो हकीकत है, उसके बीच का फासला कितना है? इस सफ़र को हम कैसे पूरा कर सकते हैं ताकि ये सिर्फ एक कानूनी किताब न रहे, बल्कि हर एक भारतीय के जीवन की सच्चाई बन सके? ये सफ़र अभी कितना लंबा है,